नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए फिर से उषा महाजन जी की एक और कहानी एक और श्रवण कुमार सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी एक और श्रवण कुमार। इंजन की पहली कर्णभेदी सीटी के साथ ही उनका बायां हाथ दुपट्टे के छोर पर पहुंच गया। आंसू पोंछते हुए उन्होंने प्लेटफॉर्म पर खड़े दोनों नातियों के सिर पर आशीष का हाथ रखा। हुण तुसी आना अपनी छुट्टियां बिछ हमारे पास, खूब सैर करना दिल्ली दी जी भर के। माँ तो तुम्हारी कहीं लेके जाती नहीं, मामा जी के साथ खूब घूमना तुम दोनों भाई। फिर बेटी की ओर मुखातिब होकर बिना उससे आंखें मिलाए ही कहने लगी, लिल्ली देख पुत्र, तू अपनी सेहत का ख्याल रखी, किसी चंगे डॉक्टर नू ज़रूर दिखा लेना, ना होए तो तू बच्चों के साथ छुट्टियों में दिल्ली आ जाना। ऑपरेशन कराना पाया तो वहीं करवा लेंगे, घर की क्या बात है। घर तो अब तेरी बिल्लो भी संभाल सकती है, बाप बेटी दोनों मिलकर। बीजी, आप ऐसे ही इस उम्र में इधर से उधर भटकने की जहमत उठा रहे हो। यहाँ क्या तकलीफ़ थी आपको भला? और अगर जो वो भी बाकियों की तरह। कहना तो चाहती थी कि लिल्ली देख, फिक्र ना कर, वो बाकियों की तरह नहीं है। उनका सबसे लाडला पुत्र है निक्का, सबसे छोटा। गलतियाँ इंसान से होती ही हैं, पर अब इतनी रीझों से इतने चाव से बुला रहा है तो। पर न जाने क्यों इतने अरसे तक बेटी के घर में रहने के कारण एक अजीब सी औपचारिकता सिमट आई थी उनके व्यवहार में, कि उसके प्रति की दिल की कोई भी बात अब वे लिली से खुलकर नहीं कह पाती थी। तीन तीन बेटों के होते हुए भी वे बेटी पर भार बनी उसके घर पर पड़ी रहीं। ऐसे दिन तो रब किसी दुश्मन को भी ना दिखाता। एक वो दिन भी थे कि, पर पिछले दिनों को याद करके अब होना हवाना भी क्या था। लोग तो यही कहते होंगे ना कि बेटे के होते हुए भी बेटी के घर रोटियां तोड़ती रही। बुढ़िया किसको बताती, और भला कौन विश्वास करता है कि कभी मटके भर भर लस्सी और थब्बियाँ रोटियों की वे अपने खेतों में काम करने वाले नौकरों और महाशय की लाड़ी को खुद बुला बुला कर बांट दिया करती थी। आखिर पिंड के शाह थे उसके उनके ससुर। बोरियों की बोरियां कनक, गेहूं और मक्की से हवेली की पिछली कोठरियाँ भरी सी रहती थी। घी मक्खन का कोई हिसाब किताब ही नहीं था। नई नई ब्याह कर आई थी तो भुने हुए मक्की के दाने समझ मखानों की थैली ही खाली कर दी थी, मंगतों को बांट बांट। फिर भी शाहजी ने हंसकर टाल दिया था। नई लाड़ी बहू को झिड़का तक न था, छोटी ही तो थी बेचारी, क्या समझ। फिर सास का साया भी नहीं था सिर पर जो समझाती कुछ। उस जमाने में लाहौर में बाऊजी के साथ खिंचवाई उनकी तस्वीर को देखकर भी बच्चों को विश्वास नहीं होता था कि बीजी ने कभी इतने ठाट बाट के दिन भी देखे होंगे। गहनों से लदी फदी रेशमी जरी की साड़ी, पैरों में मोजे, गुरगाबी, भारी भरकम कमरबंद, बिंगी चीर, टेढ़ी मांग, गोल मटोल भरा भरा सा चेहरा। ये तो बंटवारे ने पैरों तले से जैसे ज़मीन ही सरका दी थी। सब कुछ जैसे का तैसा छोड़ छाड़ कर आना पड़ा था। भैंसे, गाय, कपड़ा लत्ता सब जेवर सारे पोटली में बांध हवेली के आंगन वाले कुएं में डाल आए थे कि लौट कर निकाल लेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो। ये किसे पता था कि फिर वहाँ कभी लौटना ही नहीं होने वाला था। खाली हाथ, ना कहीं ठौर ना ठिकाना। गोद में दो छोटे बच्चे, पहलौटी का जीता और छोटी लिली। निंदा और निक्का तो बाद में हुए थे। अब तो वे लोग अपने आप को यूपी का कहने लगे थे। बाबूजी की तनख्वाह में गुजारा नहीं चलता था, पर शुक्र था कि इज्जत की ज़िंदगी तो फिर भी नसीब हो गई थी बेसहारों को। किस्मत ने घर उजाड़ डाला था तो क्या, अब भी उनके हाथों की मेहनत ने फिर से बनाने की ताकत थी। मेहनत मशक्क़त करके फिर से ऊंचा उठाएंगे अपने बच्चों को। आखिर शाह साहूकारों के नाती पोते थे। गर्दिश के दिनों में भी अपने बच्चों को पालने पोसने में उन्होंने और बाबूजी ने कभी कोई कमी नहीं होने दी। खुद भूखे रहकर भी उन्हें खिलाते। प्राइवेट कंपनी की नौकरी की। बाबूजी देर देर तक ओवर टाइम करते। वे रात रात भर बैठी मशीन चलाती, लोगों के कपड़े सिलती। इज्जत से करो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। फिर करती थी किसके लिए? जान से प्यारे अपने उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही तो। तीनों बेटे स्कूल जाने लगे थे, बस बेचारी लिली ही घाटे में रह गई। माँ के साथ भाइयों को पालने और घर चलाने में हाथ जो बटाना पड़ता था उसे। 2 दिन स्कूल जाती तो तीसरे दिन नागा। बहन होते हुए भी माँ का फर्ज निभाया था उसने भाइयों के लिए। ऐसी बहन के वास्ते भी जीते जी बीवी ने से वो ज़रा भी कुर्बानी भी सीधे मुँह न हो सकी। लिली आज तक रोती है, बीजी इससे तो आप मुझे नंगी बुच्ची ही तोड़ देते ससुराल। भाभी के दाज में आए गहने कपड़े क्यों दे दिए आपने मेरे ब्याह में?
उसी का गिला तो भाभी आज तक निकाल रही हैं। मैं तो कहती हूँ बीजी गलती आपकी ही थी। कैसे समझाती लिली को कि सालों पाल पोस कर बड़ा किया पुत्र, जब पल भर में ही जनानी का सगा हो जाता है तो क्या गुजरती है माँ बाप के दिल पर। लिली भी सारा कसूर उन्हें ही देती है। कभी कभी उन्हें खुद भी महसूस होता है कि पर क्या करें, अचानक क्यों हक से बेदखल हो जाना। आखिर वे भी इंसान है, कोई देवता तो नहीं। दुख तो लगता ही है। जब तक बाबूजी जिंदा थे रो धोकर लड़ झगड़ कर कट ही रहे थे दिन, पर अकेले पड़ते ही उन्हें न जाने क्या हो गया था। मना रही थी कि निंदा निक्के की नौकरी लग जाए तो एक पल भी नहीं रहेंगी वे जीते के घर। जीता हाथ से गया तो क्या, दो बेटे और भी तो हैं उनके। दो दो बेटे कमाएंगे तो क्या माँ को साथ रहने की ठौर की कमी रहेगी। पर तब उन्हें क्या पता था कि निंदर नहले पे दहला निकलेगा। दिन रात एक ही रट कि बस अमेरिका जाना है। ओए कर्मा वालिया, अमेरिका भेजने वास्ते पैसा कहाँ है मेरे पास। बीजी पैसा देने वास्ते कौन कहता है आपको। पैसा तो मिलेगा उल्टा। आप तो बस आशीर्वाद दो। ये अखबार देखते हो ना, देखो ये मैट्रिमोनियल कॉलम अमेरिका में रहने वाली हिंदुस्तानी लड़कियों के बापों ने निकलवाए हैं। उन्हें अच्छे खाते पीते हिंदुस्तानी घरों के पढ़े लिखे खूबसूरत नौजवान चाहिए अपनी लड़कियों के लिए। बस बीजी ऐसी ही एक लड़की चाहिए अपने को, शादी करो उससे और अमेरिका पहुंचो। अरे बीजी देखने सुनने को क्या करना है, अमेरिका पहुंचकर बथेरी मिल जाएंगी। ऐसी देखने सुनने के लिए हमें तो बस वो ग्रीन कार्ड दिला दे वही बहुत। और बीजी घबराओ नहीं, मेरे टिकट के अलावा तुम्हें दान दहेज भी देकर जाएंगे वे लोग, और वो भी इम्पोर्टेड, समझी। आखिर उन्हें समझा बुझाकर निंदर अमेरिका चला ही गया। लड़की वाले 2 महीने के लिए हिंदुस्तान आए थे शादी के, और लड़के को विदा करा के अपने साथ टेक्सास ले गए। पहुंचने के कुछ महीने बाद निंदर का ख़त आया कि उसने अपनी बीवी से तलाक ले लिया। पर घबराने की कोई बात नहीं, वहाँ तो आए दिन ऐसा होता रहता है। उसको वहाँ नौकरी मिल गई थी, पर यह नहीं लिखा कि नौकरी कैसी थी। एक सेकेंड हैंड कार भी ले ली। जल्दी ही वो अमेरिका की किसी लड़की से शादी करने वाला है। हिंदुस्तान कब लौटेगा कह नहीं सकता, अभी तो वहाँ पैर जमाने के लिए। बीची उस दिन बहुत रोई थी। इससे तो जीता ही अच्छा था। अलग मकान लेकर रहने लगा था तो क्या, खोज खबर तो लेता ही रहता था, कभी कभार मिलने भी आ जाता था। निक्किया देख पुत्र, नौकरी चंगी नहीं तो ना सही, नज़दीक ही ढूंढ, कोई दूर ना जाना तू मेरी नज़रों से। अब तो तेरा ही आसरा रह गया है पुत्र मैनू। निक्का भी बीजी को कैसे समझाता कि किस्मत की तरह नौकरी भी किसी के बस में नहीं होती। कलेजा फट रहा था बीजी का। लाड़ प्यार से पाला बेटा समुंदर पार काले पानी जा रहा था। ये भी कोई जगह हुई, पोर्ट ब्लेयर। कितनी चाह थी बीजी को निक्के के साथ रहने की। यहीं कहीं बनारस इलाहाबाद में नौकरी मिली होती तो निक्के को आजमगढ़ के इस किराए के मकान में वे अकेली कभी नहीं छोड़ती, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसी के पास चली जाती। पर पोर्ट ब्लेयर में कहाँ तो बेचारा ले जाएगा उन्हें अपने साथ। फिर भी उन्होंने कई ख़त लिखवाए थे उसे कि तकलीफ़ हो तो उन्हें वहाँ बुला ले, अपने हाथ की रोटी पकाकर खिलाएंगी उसे परदेश में। उनके ख़तों के जवाब में निक्के का एक ही ख़त आया है, बीजी आपके आने से तो मुझे और भी तकलीफ़ हो जानी है। अभी तो एक कमरा किराए पर मिल गया है, खाना बाहर खा लेता हूँ। आप आएँ तो सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा, मकान भी बड़ा लेना होगा, फिर अभी तनख्वाह भी तो कम ही है। ठीक ही तो लिखता था निक्का, आज की महंगाई में उतनी तनख्वाह में कैसे करेगा भला गुजारा बेचारा, घर गृहस्थी का झंझट पालकर। पर अब घर गृहस्थी तो बसानी ही थी, नौकरी लग चुकी थी, लड़की वालों के यहाँ से संदेशे भी आने लगे थे। पढ़ी लिखी है, घर गृहस्थी का सारा काम जानती है, मिलनसार है, अच्छे स्वभाव की है, बाकी लेना देना जैसा आपने हैं। निक्के के ख़तों के ज़रिए आगाह कर चुकी थी। छुट्टी लेकर आए और लड़की पसंद कर ले, वे तो देख भी आई हैं, बस हाँ कहने के लिए निक्के का इंतजार था। वैसे उन्हें पक्का भरोसा था कि लड़की निक्के की पसंद की ज़रूर होगी, और शक्ल सूरत में भी अच्छी है, ख़ानदान भी ठीक ठाक है। निक्के का जवाब आया तो बीजी स्तब्ध रह गई। बीजी लड़की शक्लो सूरत या ख़ानदान की बातें अब पुराने हो चली। अब तो ज़िंदगी कैसे चैन से बीते यही सोचना पड़ता है। आजकल तो चाहिए कमाऊ बीवी, एक ही कमाई से तो आजकल मकान का किराया भी नहीं निकलता। अच्छा खाना पीना ऐशो आराम भी करना हो तो दोनों को काम करना ही पड़ता है, तभी होता है गुजारा। आप कोई फिक्र न करो बीजी, लड़की मैंने ढूंढ ली है, मेरे साथ भी उसी दफ्तर में काम करती है। बीजी कुछ सोच पाती इससे पहले ही दूसरा खता पहुंचा।
बीजी, आप तो जानते ही हो कि रीति रिवाज के मुताबिक शादी करने में कितना फिजूल खर्च होता है। फिर आपके पास न पैसे हैं न मेरे पास। जीते के आगे फिर हाथ फैलाना होगा। सो सब कुछ सोच समझ कर हम दोनों ने सिविल मैरिज कर ली। वसुधा के माँ बाप कलकत्ते से आ गए थे। सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। आप किसी तरह की फिक्र न करना। ठीक से सेटल होकर कुछ ही महीने में हम दोनों एलटीसी लेकर उधर आएंगे आपसे मिलने के लिए। उन पर जो वज्रपात हुआ था उसे वे कैसे सह पाई वे ही जानती थी। दुख, क्रोध और ग्लानि से उनके तन मन का रेशा रेशा दहक उठा। ऐसा गम तो उन्होंने बाबूजी के गुजरने पर भी नहीं खाया था। आसरा था कि 3-3 जवान बेटे थे उनको देखने को। पर अब ऐसे तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कदर अकेली हो जाएंगी वे। बुढ़ापा भी जालिम कितना दर्दनाक होता है। कैसे हुआ है ये? आदमी जवानी लुटा देता है बुढ़ापे में सुख से रहने की तैयारी करते करते। तब क्या पता था कि जिन बेटों की ज़िंदगी बनाने के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपने पेट पर पट्टी बांधे रखी, तन को टोंकियों पेबंद लगे कपड़ों से ढकती रहीं, वे ही बड़े होकर ऐसे एहसान फरामोश निकलेंगे। और ये मुई बीमारी शुगर की, अब तो उनसे अपना काम भी ठीक से नहीं होता था। आंखों से दिखाई भी कम पड़ने लगा था। सारा दिन बस नींद ही आती रहती। जीते की बीवी को तो अब भी तरस नहीं आया कि ले जाती अपने पास। ये तो जीता ही आकर डॉक्टर को दवा दिखाकर दवा दारू खरीद कर दे जाता था। लिली आई तो फूट फूट कर रो पड़ी उन्हें देखकर। जिस बेटी को लड़कों के मुकाबले कभी कुछ न समझा, उन्होंने वही सब कुछ समेट समाट कर उन्हें अपने साथ ले गई। मम्मी, अगर जो वो लोग स्टेशन पर तुमको न लेने आए तो? चौंक कर खिड़की के बाहर रागती हुई धरती के पास खोई नजरें हटाकर उन्होंने सामने वाली सीट की तरफ देखा। छोटी बच्ची बार बार माँ को कुछ न पूछकर परेशान कर रही थी। एक अजीब सी घबराहट उनके सीने में उभरने लगी। अगर निक्का सचमुच उन्हें लेने स्टेशन न आया तो? जम्पर के सीने में खोसा छोटा सा बटुआ निकालकर वे तनिक आश्वस्त हुई। निक्के का पता लिखा कागज सही सलामत था। वैसे भी वे बेकारी चिंता कर रही थी। कितने तो खत आ चुके थे निक्के के उन्हें बुलाने के लिए। आखिर बेटा था उनका, चाहता होगा आखिरी वक्त माँ के लिए कुछ सेवा कर ले। अंडमान में था तो मजबूरी थी बेचारे की। एक तो इतनी दूर, फिर ना अच्छी जगह रहने को ना अपने लोग। अब दिल्ली में आते ही बुला भेजा है माँ को। नहा की शक करती रही वे अपने बच्चों पर। अपनी अपनी जगह सभी की मजबूरी थी। जीता तो बेचारा अपनी औरत के चलते। निंदर भी पता नहीं परदेश में किस हालत में हो। चलो निक्के के पास ही चैन से रह लें तो। सचमुच मिलते ही वसुधा तो ऐसे गले लगे जैसे 7 जन्मों की बिछड़ी बेटी हो, बहू नहीं। उनका तो पोर पोर खुशी से भर उठा। चलो देर से ही सही, एक बेटे के घर जगह तो थी उनके लिए। आखिर सबसे छोटा निक्का ही सबसे भला निकला। 2 कमरों वाला मकान है, छोटा ज़रूर है पर जगह अच्छी है। घर के सामने ही पार्क है। दोनों कमाते हैं तभी तो देखो घर में सारा कुछ जुटा सके। अलमारियाँ, फ्रिज, टीवी, स्कूटर, एक एक का सारा कुछ तो ले लिया निक्के ने। और छोटा काका कितना प्यारा है उनके निक्के का। दिल लगा रहेगा उनका काके के साथ। दूसरा दिन सोमवार। निक्का और वसुधा भी तो जल्दी जल्दी तैयार होकर 8:45 ही दफ्तर के लिए बस पकड़ने को निकल पड़े। मुन्ना जब तक सोया है घर का कुछ काम निपटा ले। वसुधा कहती थी काम वाली आएगी, कोई झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कर जाएगी वो। ये मुझे काम वाली क्या खाक करेंगी भला काम? सारे बर्तनों में घी तेल ऐसे चुपड़ा हुआ जैसे बस उसे छुआ ही ना हो इन्हें। आटे से मल मल कर सारे बर्तन फिर से धो डाले उन्होंने। झाड़ू पोछा भी क्या किया था। अगर उनके जिस्म में जान होती तो रगड़ रगड़ कर दिखाती फर्श को कैसे चमकाया जाता है। कपड़े साफ करके धोने को कहा तो इस पर ही जवाब, माँ जी अभी 4 घरों का काम और बाकी है। खाली आपके यहाँ तो नहीं है? जी में तो आया कि आज ही छुट्टी कर दे मुई ऐसी जबान लड़ाने वाली काम वाली की। पर मुन्ने के रोने की आवाज़ सुनकर वे तो उसकी काटी की तरफ दौड़ी। हाय मेला प्याला प्याला छुना छुना चांद। दूध की बोतल तो अभी अभी पिलाई थी। वसुधा कह गई थी कि 2.5 घंटे पर ही दूध देना था उसको। अब भला बोतलों के दूध से क्या पेट भरेगा? छाती के दूध से ही पेट भरना होता है जी भरकर। पर अब कौन समझाए न आजकल की माओ को। बच्चा छोटा था तो नौकरी छोड़ देती कुछ साल। ऐसे भी क्या पैसा कमाना। अंगूठा डाल कर डाल रहा है मुँह में। चूसने की आदत डाल दी है वसुधा ने इसे। माँ की देख रेख के बिना बच्चे कभी पल पाते हैं ठीक से भला? चलो आ जाती है वसुधा तो कहती हैं वे उससे कि
अब अरे अभी तो उन्होंने अपने निक्के की मनपसंद माँ की दाल भी बनानी थी। वसुधा तो सारा खाना प्रेशर कुकर में ही बनाती है, पर ऐसा भी गैस की बचत क्या कि खाने का स्वाद ही मारा जाए। माँ की दाल तो आज वे खुले ढक्कन की ही बनाएंगी, चाटते रह जाएंगे दोनों उंगलियां। मुन्ने और खाने के बीच आंख मिचौली खेलते ही उनके अपने खाने का वक्त हो गया था। डॉक्टर की हिदायत थी, खाना बिल्कुल ठीक वक्त पर खाना चाहिए उनको। दूध, दही, सब्जियां, फल खाना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए खुराक का ध्यान रखो तो शुगर कंट्रोल में रहती है। पूरा दिन काम में ही बीता था, ऊपर से मुन्ने को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, टांगों के पीछे खल्लियाँ पड़ गई थी। पर चलो, घर तो संवर गया था निक्के का। शाम को दोनों आएंगे तो कितनी तसल्ली होगी उन्हें कि बीजी ने उनका घर संभाल लिया था। पर यह क्या, एक तो इतनी देर से आए दोनों, फिर आते ही चाय पीकर अपने कमरों में जा घुसे। पूछा तक नहीं कि कैसे बीता बीजी आपका सारा दिन। एक दो दिन की बात होती तो सह लेती, पर उन दोनों का तो रोज़ का ही ये रुकता, इतना काम और अकेले अकेले सारा दिन बिताना। अब उनसे तो होता नहीं। सामने वाली पड़ोसन 2-3 बार आ चुकी थी। नीचे वाली भी कल से मुन्ने को लेकर थोड़ी देर उनके पास हो आया करेगी। कुछ मेल मिलाप हो जाएगा लोगों से, तो अकेले सारा दिन काटना इतना भारी नहीं लगेगा। 2 महीने हो गए थे उन्हें निक्की के घर आए। लिली के कई खत आ चुके थे उनका हालचाल जानने के वास्ते। किससे लिखवाएं उसे जवाब, ना कभी निक्की को वक्त मिलता न वसुधा को। और फिर इनसे ही कैसे लिखवा पाएगी वे लिली को कि यहाँ उनका जी बिल्कुल नहीं लग रहा है। दोनों नातियों की बेहद याद आती है। पड़ोसन से कहकर लिखवा दें, पर वसुधा को तो उनका पड़ोसियों से ज़्यादा मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। पता नहीं कैसे हो गए हैं आजकल के लोग, कुछ भी किसी से कोई दिल खोल के नहीं कह सकता। आज खाना खाने के बाद से उनकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, पर बेटे बहू को बता भी न सकी। अब तो पेट में दर्द भी उठ रहा था, ऊपर से बार बार पेशाब जाना। रात के 12 बजने वाले हैं। निक्का और बहू को जगा कर बता ही दे, डॉक्टर को बुलाकर दिखा दे उन्हें। सामने वाली गली में रहता भी है एक डॉक्टर, चलकर देखें, शायद जागते ही हों वे दोनों। कमर पर हाथ रखकर किसी तरह उठकर वे सीधी खड़ी होती हैं। आजकल तो उन्हें उठने में भी बहुत तकलीफ होने लगी है। एक बार लेटती हैं तो जिस्म इतना भारी लगता है कि मंजी की पाटी पकड़ कर ही उठ पाती हैं। वे बत्ती नहीं चलाती। सोए हुए दोनों को कल फिर देखा जाएगा। अजवाइन फाँक लेंगी थोड़ी, शायद दर्द कम हो जाए। हाथ से दीवार का सहारा लेकर वे कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अचानक ठिठक कर पाँव वहीं के वहीं जम गए। जाग रहे हैं दोनों और बीजी बीजी उन्हीं की बातें कर रहे हैं शायद। वे कान लगाकर कमरे से आती आवाज़ों को शब्द दर शब्द पकड़ने की कोशिश करने लगी। बीजी को बुलाकर तो तुमने मेरे लिए मुसीबत ही खड़ी कर दी है, वसुधा की आवाज़ थी। पता नहीं किस अज्ञात भय से उनका कलेजा कांपने लगा। क्या ऐसा कर दिया उन्होंने जो? क्यों, अब क्या कर दिया बीजी ने? कौन सी नई बात हो गई फिर? नई क्या, सभी बातें पुरानी ही हैं। पर तुम समझो तब ना। अपने ही घर में पराई हो गई हूँ मैं। बीजी सब अपनी मनमानी करती हैं, खाना तक अपनी पसंद का नहीं खा सकते। रात दिन वही माँ की दाल राजमा चले। अपना तो उनका अच्छा बहाना है बीमारी का। दिन में 3 बार दही चाहिए, सोते वक्त दूध। फल सब्जियों के बिना उनका गुजारा नहीं। बस डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर ने कहा है। खर्चा कितना बढ़ गया है इनके आने से, जानते हो? लिली के पास थी तो जीता और निंदर भाई सब पैसे भेजते थे इनको। हमारी क्या टकसाल खुली है जो यहाँ आने से बंद कर दिया पैसे भेजना उन्होंने? खैर चलो, ये सब भी कोई सह ले, पर देखते नहीं जब से आई हैं बीजी, किसी को घर पर बुला भी नहीं सकते। 2 ही तो कमरे हैं घर में। ड्राइंग रूम तो इन्होंने कबाड़ खाना ही बना दिया है। दिन भर उनका सामान बिखरा रहता है वहाँ। ना हम लोग कहीं आ जा सकते हैं, पिक्चर भी जाओ तो लौट कर उनका सूजा मुँह ही देखने को मिलता है। मैं तो तंग। तुम ही ने तो शोर मचा रखा था कि काके को पालने के लिए कोई मिल जाता। उसको क्रच में डाला था तो तुम्ही को परेशानी थी कि ठीक से देखभाल नहीं होती वहाँ। आया भी तो तुम कोई ढूंढ नहीं सकी इतने महीने में। कभी कोई तनख्वाह ज़्यादा मांगती तो कभी किसी के नखरे। तुम्हें आया आया आया। उनका सिर ज़ोरों से भनने लगा। अचानक उन्हें याद आया कि उम्र के इस 65 वर्ष पार कर चुके हैं। इन 65 सालों में कितने साल वे अपने लिए जी। शायद एक लम्हा भी नहीं आया। आया ही तो बना रही हैं वे अपने बेटों की, और अब अपने पोते की भी। पर अब ये सब एहसास तो कभी उन्हें हुआ ही नहीं। आज उनके अपने ही बेटे ने। उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगीं। कलेजे में तेज़ दर्द का गोला सा उठा। दीवार का सहारा छोड़कर वे वहीं फर्श पर बैठ गई। दोनों हाथों से छाती को पीट पीट कर कराहते हुए चीखने लगी।
हाय हाय वे निकिया, तू पुत्र है मेरा, जो आया ही बन के रहना पड़ेगा। अब मैनू तो तेरे नहीं तेरे पड़ोसियों के घर करूँगी आया का काम। इज्जत तो देंगे वे मुझे, चल खोल दरवाज़ा, जाती हूँ मैं भी। हाय वे रब्बा, तेनू मैंने बांझी। निस्तब्ध से हुए निक्का और वसुधा दौड़कर अपने कमरे से बाहर आए तो फर्श पर पसरा उनका थुलथुल बदन बेतरह तड़प रहा था। दोनों हाथों से पेट को दबाए हुए वे बुरी तरह करहा रही थी। उनकी सांसें उखड़ती हुई लग रही थी। तो ये थी आज की कहानी श्रवण कुमार। और आज की कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।